क्लास 11th में सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसमें आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो खींचने पर खिंच जाएं और छोड़ने पर फिर उतनी ही हो जाए। तो जिन वस्तुओं को खींचने पर वो खिंची की खिंची रह जाए तो उनमें प्रत्यास्थता 0 होती है, इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता है। अगर मैं किसी पेन को मोड़ूं और पेन को मोड़ने के बाद ये मेरे पास पेन है, ये एक रिफिल है, अगर मैं इस रिफिल को मोड़ता हूं और मोड़ने के बाद छोड़ दूं तो फिर से ये सीधी हो गई। तो जिस गुण के कारण ये सीधी हुई है यही कहलाता है प्रत्यास्थता। जिनमें ये गुण नहीं होता है उनमें प्रत्यास्थता नहीं होती है। जैसे अगर मैंने इसको, एक पाइप है मेरे पास और इसे मैंने मोड़ दिया और ये मुड़ा का मुड़ा रह गया, ये मुड़ा का मुड़ा रह जाए तो इसमें प्रत्यास्थता नहीं होगी। ये मेरे पास धूप बत्ती है, यह गोल है, अगर मैं इसे दबाऊं और दबाने पर ये वापस गोल नहीं हुई, दबी की दबी रह गई, तो हम कहेंगे इसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं है, इसकी प्रत्यास्थता 0 है। प्रत्यास्थता पदार्थ का एक गुण है। इसे आगे और पढ़ने के लिए हमें 2 बातें पढ़नी होंगी, एक प्रतिबल और एक विकृति। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस और इसे कहते हैं स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला है S = F/A। इसका फॉर्मूला है स्मॉल s = स्मॉल l/L। कैसे डिफाइन करें? हम अगर कहीं सोफा है या बाइक की सीट है, सोफे पर अगर हम बैठते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, हमारा जो भार है वो फोर्स लगाएगा। सोफा यहां पर क्या होगा, नीचे को दब जाएगा। जब हम उठेंगे तो सोफे के जो कण होंगे, अणु होंगे, वो वापस प्रत्यास्थता के कारण इसे वापस ऊपर को उठाएंगे। तो अंदर से जो फोर्स आ रहा है सोफे का प्रत्यास्थता के गुण के कारण, जो सोफा ऊपर को उठेगा उसे कहेंगे आंतरिक बल। वो बल है ये। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु के तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। विकृति, रबड़ की डोरी है, डोरी की लंबाई थी L, उसे खींच दिया, उसकी लंबाई बढ़ गई स्मॉल l, वृद्धि हो गई। तो किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। या किसी वस्तु के आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन को, भिन्नात्मक, उसके पूरी लंबाई का कितना अंश बढ़ा, किसी वस्तु के आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं अलग अलग परिस्थिति के अनुसार।
उन तीनों प्रकारों के हम नाम लिखेंगे यहां पर। नंबर 1 अनुदैर्घ्य प्रतिबल। नंबर 2 अभिलंब प्रतिबल। और नंबर 3 है विरूपक प्रतिबल। इनकी इंग्लिश हो जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। इसकी हो जाएगी डिफॉर्मिंग स्ट्रेस। किस परिस्थिति में कौन सा प्रतिबल होगा? अगर हम किसी वस्तु को इस प्रकार खींचें कि उसकी लंबाई बढ़ती जाए तो उस समय अनुदैर्घ्य प्रतिबल होगा। फॉर्मूला यही हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु को इस प्रकार दबाएं कि उसका आयतन चेंज हो जाए, जैसे गेंद को जब हम दबाते हैं तो सब तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, गेंद का आयतन घटेगा। गेंद है उसको परपेंडिकुलर हम दबा रहे हैं तो उसका आयतन घटेगा, वो कहलाएगा अभिलंब प्रतिबल। गेंद पर हर जगह परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। विरूपक, अभी अभी मैंने एक रिफिल को मोड़कर दिखाया तो जो बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे उस बल को कहते हैं विरूपक बल। और पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में जो परिवर्तन कर दे वो कहलाएगा विरूपक प्रतिबल। तो इस रिफिल के मोड़ने पर कौन सा प्रतिबल लगा? विरूपक। तीनों ही प्रतिबल के फॉर्मूले सेम होंगे, परिस्थिति अलग अलग है। इसमें लंबाई में वृद्धि होगी, इसमें आयतन में चेंज होगा, और जो तीसरा है उसमें आकार में चेंज होगा। इसमें लंबाई में चेंज, इसमें आयतन में चेंज, और इसमें आकार में चेंज। रिफिल सीधी थी, मुड़कर तिरछी हो गई। विकृति, स्ट्रेन। जैसा कि हमने बताया कि 1 मीटर लंबा तार है, रबड़ की डोरी है, उसे खींच दिया हमने, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया तो 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई में वृद्धि हुई। वह वृद्धि और उसकी प्रारंभिक लंबाई दोनों का जो अनुपात लेंगे हम वो कहलाएगी विकृति। तो जो लंबाई बढ़ती है वो पूरी लंबाई का कितना अंश बढ़ती है, कितना भाग बढ़ती है, वो कहलाता है भिन्नात्मक परिवर्तन। जैसे एक तार की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, उसे खींचा, उसकी लंबाई बढ़ गई 10 सेंटीमीटर। तो जो 10 सेंटीमीटर बढ़ी, ये जो 10 है ये 100 का 1/10 भाग है। 10 का ये 10 जो वृद्धि है ये पूरी लंबाई का 1/10 है। कैसे पता करेंगे? 10 लिखेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो इसकी लंबाई अगर L है तो जो वृद्धि होती है वो L/10 हो जाएगी। तो ये जो पूरे का 1/10 भाग बढ़ा, इसी को कहेंगे भिन्नात्मक परिवर्तन। तो इसकी डेफिनेशन किताबों में लिखी है, किसी वस्तु के भिन्नात्मक परिवर्तन को, किसी वस्तु के आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तो ये भी अलग अलग परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1
अनुदैर्घ्य विकृति, नंबर 2 आयतन विकृति, नंबर 3 विरूपक विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई में वृद्धि से संबंध रखती है। आयतन विकृति गेंद के दबाने से संबंध रखती है। और विरूपक विकृति वस्तु टेढ़ी हो गई उससे संबंध रखती है। हुक का नियम। रॉबर्ट हुक ने विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए और विभिन्न प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जिसमें उन्होंने कहा किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका भौतिक अर्थ ये है कि जितना ज्यादा हम डोरी पर फोर्स लगाएंगे, रबड़ की डोरी को खींचेंगे, एक रबड़ की डोरी है, इस पर हम जितना ज्यादा फोर्स लगाकर खींचेंगे इसकी लंबाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे इसकी लंबाई भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ये इसका अर्थ है। इंग्लिश हो जाएगी द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे विकृति उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनल या इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। जब हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। और फिर फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। और जो E क्यों आया? क्योंकि प्रत्यास्थता की इंग्लिश है इलास्टिसिटी, पहला अक्षर E, और यहाँ E एक जो कांस्टेंट आया है इसके निकलने पर इस कांस्टेंट का मान है प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो E कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ E है प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रतिबल कितने प्रकार के हैं? 3। तो प्रत्यास्थता गुणांक भी हमारे कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। उन तीनों प्रत्यास्थता गुणांकों में से कोई से एक की डेफिनेशन या उसके बारे में लिखने को एग्जाम में आ जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रत्यास्थता गुणांक हैं। पहला है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस। डेफिनेशन इसकी कैसे दी जाए? हम देख रहे हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर है। अगर मैं पहला प्रतिबल ले लूं और पहली विकृति ले लूं और इनका अनुपात ले लें हम, तो ये कहलाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। लेकिन शर्त एक है कि किसी वस्तु पर जब हम प्रतिबल लगाएं तो इतना लगाएं, इतना मोड़ें कि छोड़ने पर वस्तु पुनः सीधी हो जाए, इतना ना मोड़ दें कि मुड़ी की मुड़ी रह जाए, तो फिर वो अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देगी। जैसे किसी स्प्रिंग को अगर हम कम खींचते हैं
तो वापस आ जाएगा। ज़्यादा खींच देंगे तो फिर खिंचा का खिंचा रह जाएगा, फिर प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर हो जाएगा, प्रत्यास्थता के गुण को वो खो देगा। तो इस लेसन में जितने भी हम फॉर्मूले करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, सब में वस्तु में जो फोर्स लगाएंगे, प्रतिबल लगाएंगे, वो कम लगाएंगे, जिससे कि वस्तु में प्रत्यास्थता बनी रहे। तो इसकी डेफिनेशन इस सूत्र को मैं लिख रहा हूं थोड़ा मॉडिफाई करके। इसमें प्रतिबल की जगह अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिखेंगे। चूंकि इंग्लिश कहते हैं यंग मॉडुलस, तो y से प्रदर्शित करेंगे इसको। और कोई रबड़ की डोरी है, यहां बंधी है, और इसकी प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल L, इसको खींच दिया गया तो इसकी लंबाई बढ़ गई डेल्टा L। कितना फोर्स लगाया? F। L लंबाई की डोरी पर फोर्स F लगाने पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है डेल्टा L, तो ये विकृति हो जाती है डेल्टा L अपॉन L। डेफिनेशन सुने। लघु विकृति के लिए, मतलब थोड़ा खींचने पर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किसका? जिसकी ये डोरी बनी है। रबड़ की बनी है तो रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक, तांबे की बनी है तो तांबे का प्रत्यास्थता गुणांक। ये डेफिनेशन हो जाएगी। एक बार लिख रहे हैं, लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई इस सूत्र से ही। इसको हम सांकेतिक रूप में सूत्र को अगर बदलें तो कैसे बदलेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जगह पे लिखेंगे F अपॉन A। अनुदैर्ध्य विकृति होती है कैपिटल डेल्टा L अपॉन L। ये L ऊपर आएगा, A नीचे आएगा, तो हो जाएगा F अपॉन डेल्टा L इंटू L अपॉन A, और यही फॉर्मूला हो जाएगा। अगला प्रश्न उठता है, इसका मात्रक क्या होना चाहिए? तो विकृति का तो कोई मात्रक होता नहीं, लंबाई बटे लंबाई। इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं पास्कल। इसमें दो विकृति और हैं। इस विकृति का फॉर्मूला है डेल्टा V अपॉन V, आयतन में चेंज अपॉन प्रारंभिक आयतन। विरूपक विकृति का संकेत है थीटा। इन तीनों का फॉर्मूला यही रहेगा। बीमा डायमेंशन इसकी ML-1 T-2। तो इस प्रकार यंग प्रत्यास्थता गुणांक का कार्य पूर्ण हुआ। यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोसों के लिए होता है, द्रव और गैस के लिए नहीं।
क्योंकि द्रव में आयतन ये जो लंबाई में वृद्धि है इसे हम कहाँ करते हैं, ये उसमें नहीं हो पाता है। तीन प्रकार के प्रतिबल हैं, तीन ही प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक हैं। तो दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक है आयतन, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इसकी इंग्लिश होती है बल्क मॉडुलस। तो बी से लिखा करते हैं, उसकी थी यंग मॉडुलस, तो वाई से लिखते हैं। बी इक्वल टू प्रत्यास्थता गुणांक है प्रतिबल अपॉन विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां पर प्रतिबल और विकृति सेकंड नंबर का लेंगे ये। तो ऊपर क्या आएगा, अभिलंब प्रतिबल और सेकंड नंबर की विकृति है आयतन विकृति। ये है, यहीं से अगर ये याद है हमको, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेशन रटना नहीं है, इससे ही डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, लघु विकृति के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को, क्योंकि भाग हो रहा है, के अनुपात को पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इतना लंबा नाम ना ले मिले तो कह देंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, लघु विकृति के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को पदार्थ का या वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। फॉर्मूला, अभिलंब प्रतिबल वही आएगा F अपॉन A, आयतन विकृति आएगी डेल्टा V अपॉन V, दाब का फॉर्मूला भी यही होता है F अपॉन A, और जब इसे अभिलंब बोलने लगे तो ये पक्का दाब का फॉर्मूला हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला। तो इसकी जगह लिख सकते हैं P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। बुक्स में यहाँ माइनस लगा है, इसलिए लगा है कि जब हम किसी वस्तु को दबाएंगे तो उसका आयतन घटेगा, तो इसलिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि आयतन तो तीनों का ही चेंज हो सकता है।
बाकी मात्रक और विमय तीनों की सेम होंगी। ये हमने समझा है। इसके आधार पर आप लोग जो तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक है मैं उसका नाम लिख रहा हूं और उसे स्वयं यहाँ पर ये तीसरे नंबर का प्रतिबल, विरूपक प्रतिबल और विरूपक विकृति लिखकर परिभाषा स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। मैं हेडिंग डाल रहा हूं। तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। इसकी इंग्लिश है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब वस्तु कितनी कठोर है। जैसे मैंने रिफिल को भी मोड़ा था, तो मोड़ते समय जो गुणांक हम डिफाइन करेंगे वो यही करेंगे जब रूप या आकार में चेंज हो रहा हो। इसे लिखते हैं ईटा से, ग्रीक लैंग्वेज का अक्षर है ईटा। तो तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक ये तीसरे नंबर का प्रतिबल तीसरे नंबर की विकृति के अनुपात के बराबर होगा। तो ऊपर क्या आएगा, विरूपक प्रतिबल और नीचे आएगा विरूपक विकृति। आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे? लघु विकृति के लिए विरूपक प्रतिबल और विरूपक विकृति के अनुपात को पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ऊपर विरूपक प्रतिबल की जगह F/A, विकृति के स्थान पर थीटा। थीटा को डिफाइन कैसे करें कि क्या होता है? तो इसे डिफाइन करने के लिए एक क्यूब मान लेंगे घन। ये घन किसी धातु का या रबड़ का बना हुआ है और ये नीचे कसा हुआ है, बंधा हुआ है, और ऊपर इस किनारे पे इस पे फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो नीचे तो कसा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा आगे खिसक जाएगा। तो घन का ये किनारा आगे खिसक जाता है, ये वाले किनारे भी आगे आ जाते हैं, ये यहाँ की बजाय आगे खिसक गए। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ मिला रहा हूँ, ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा डिफाइन यहाँ से होता है। इसे निकालेंगे कैसे? यहाँ लिखा है OAB, तो इसमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। थीटा जब छोटा हो तो tan थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। लंब है AB, आधार है OA। तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन में अगर इस तरह का होता है, घन दिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भी इसका, तो हम थीटा इस प्रकार निकालते हैं, विरूपक विकृति। बाकी डेफिनेशन खुद लिखकर प्रयास करें, हमने समझा दिया है। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।